हम लोग जो है पाश्चात्य जो विचारक पढ़ रहे थे, तो पाश्चात्य विचारकों में जो आप लोग क्या सिलेबस था, तो जो मार्क्स है वो थ्योरी में भी पढ़ा जाता है और मार्क्स जो है थिंकर में पढ़ा जाता है। तो हम लोग जो है वेस्टर्न थिंकर में ही मार्क्स को पढ़ेंगे, और जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है मार्क्स का, जो उसमें आप लोग देखे होंगे लिखा होगा मार्क्सवाद, उसको भी हम लोग थिंकर में ही पढ़ेंगे। और आप लोगों के बुकलेट में भी जो है वो जो पाश्चात्य विचारक का जो बुकलेट है उसी में जो है मार्क्स दिया भी हुआ है। तो हम लोग जो है एक पश्चिमी विचारक में हम लोग का बचा हुआ था मार्क्स, तो ये जो है ये मार्क्स या मार्क्सवाद, मार्क्स या मार्क्सवाद जो है एक ही बात है। मार्क्स के जो विचार हैं उसको मार्क्सवाद कहा जाता है। तो यहां पर जैसे एक तो इसके परंपरागत सिद्धांत हैं, जो उसका सिद्धांत है उस सिद्धांत हम लोग को पढ़ना है। और इस सिद्धांत में जो है यह दो तरह के सिद्धांत हैं। एक तो जो है परंपरागत सिद्धांत, परंपरागत सिद्धांत एक पढ़ना है। अब फिर इसमें युवा मार्क्स का सिद्धांत है, युवा मार्क्स का सिद्धांत। तो ये जो परंपरागत सिद्धांत है इसमें हम लोग को जैसे पढ़ना होता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक तो पढ़ना है। डायलेक्टिक मेटरलिज्म इसको कहते हैं। डायलेक्टिकल मेटरलिज्म, एक तो इसको पढ़ना है। दूसरा इसमें जो सिद्धांत है वो है, इसी का जो व्याख्या है, तो पहले छोटा छोटा सिद्धांत आप लोगों को पढ़ाता हूं। जैसे अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इसे पढ़ना है। और तीसरा जो इसका सिद्धांत है क्रांति का सिद्धांत। चौथा जो विचार है इसका वर्ग संघर्ष। और फिर इसमें जो है जिसमें बताया कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ऐतिहासिक भौतिकवाद, तो ये तो इसके परंपरागत सिद्धांत पढ़ना है, यहां से प्रश्न आता है। और जो युवा मार्क्स का सिद्धांत है इसी को हम लोग अलगाववाद कहते हैं, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, अलगाववाद। विसंबंधन का सिद्धांत पेपर में आया होगा, देखे होंगे। तो यही अलगाववाद का जो सिद्धांत है, अलगाववाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एलिनेशन, एक तो ये पढ़ना है। तो ये तो इसके सिद्धांत पढ़ना है। फिर इसका जो है व्यवहारिक पक्ष हम लोगों को पढ़ना है। तो जो व्यवहारिक पक्ष है उस व्यवहारिक पक्ष में जैसे जितने भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए मार्क्स के विचारों से ही लेनिन प्रभावित था, तो उससे भी कभी कभी जोड़कर प्रश्न आता है कि पूंजीवाद अपने विनाश का बीज स्वयं रखता है। पूंजीवाद अपने विनाश का बीज स्वयं रखता है। इसी प्रकार से जैसे वर्तमान वैश्वीकरण में मार्क्स की प्रासंगिकता, वर्तमान वैश्वीकरण में मार्क्स की प्रासंगिकता, या इसी प्रकार से जो है आप लोगों के थ्योरी में देखेंगे कि थ्योरी का ये जो सिलेबस आप लोग, ये जो सिलेबस आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का है, उस पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में थ्योरी में देखिए ये जो 2 नंबर टॉपिक देखते हैं, राज्य के सिद्धांत, उदारवादी, नव उदारवादी, मार्क्सवादी, बहुलवादी, पश्चिम उपनिषदोत्तर, नारीवाद। तो ये जो सिद्धांत है, तो इसमें देखिए एक मार्क्सवादी सिद्धांत लिखा है। तो राज्य के संदर्भ में जो मार्क्सवादी सिद्धांत है
ये भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में जो है उसको पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहां पर जल्दी समझ में आएगा ये। तो यहां पर जो है राज्य के संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत, राज्य के संदर्भ में मार्क्सवादी सिद्धांत, ये हम लोग को इसमें एक पढ़ना है। तो ये हम लोग का सिलेबस है। इसमें जैसे मैं बताया कि छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, जैसे मार्क्स का धर्म पर विचार, मार्क्स का धर्म पर विचार। अब इसी से संबंधित जैसे मान लीजिए कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि मार्क्स जो है प्रथम मानवतावादी लेखक है, तो इसका मतलब ये जो अलगाव का सिद्धांत है इसी को मानवतावादी विचार भी कहा जाता है, इसी को मानवतावादी विचार भी कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि कभी कभी इसका भी प्रश्न मान लीजिए आता है, इसको विसंबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, विसंबंधन का सिद्धांत ऐसे भी आता है। तो ये तो मैं बताया कि ये हम लोग को पढ़ना है मार्क्स में। अब थोड़ा सा जो है आप लोग जो बुकलेट है उसमें जो जीवन परिचय है कि मार्क्स का जन्म जो है 1818 में हुआ था। अब जानते हैं कि मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में जो ट्रिब्स जो स्थान है वहां पर मार्क्स का जन्म हुआ था। और मार्क्स एक प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है। और आप जानते हैं कि जब 6 वर्ष का था तो उस समय उसके माता पिता यहूदी धर्म को त्याग कर जो है ईसाई धर्म अपना लिए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि मार्क्स भी जो है यहूदी धर्म के बाद जो है ईसाई धर्म बदल लिया। उसके माता पिता जब ईसाई धर्म अपना लिए तो उसका भी धर्म बदल गया। आप जानते हैं कि 17 वर्ष की आयु में ही जो है वो देखा जाए तो जो वान विश्वविद्यालय है वहां पर, इस वान विश्वविद्यालय में जो है वह लॉ की पढ़ाई करने के लिए गया। लेकिन बहुत दिन तक उसका लॉ का पढ़ाई करने में मन लगा नहीं। तब देखते हो कि लॉ को उसने जो है शुष्क विषय मान लिया और छोड़कर जो है दर्शन और इतिहास पढ़ना शुरू कर दिया। अब जानते हैं कि इसी समय हीगल के दर्शन का अध्ययन उसने किया। एक प्रश्न भी आता है उसमें कि जैसे मार्क्स पर प्रभाव, कभी कभी एक शॉर्ट नोट्स आता है कि मार्क्स पर जो है बहुआयामी विचारकों का प्रभाव पड़ा है। तो जैसे आप देखते हैं कि हीगल का प्रभाव पड़ा मार्क्स पर, या इसी प्रकार से ब्रिटिश जो समाजवादी है उनका प्रभाव पड़ा, ब्रिटिश जो अर्थशास्त्री है उनका प्रभाव पड़ा, फ्रेंच जो समाजवादी है उनका भी प्रभाव पड़ा। तो कभी कभी इस पर भी मार्क्स पर जो प्रभाव है उस पर भी 150 शब्द का प्रश्न आता है। इसको मैं बोल दूंगा, आप लोगों के नोट्स में लिखा भी है। तब देखते हैं कि फिर इसके बाद जो है शुरुआती उसकी इच्छा ये थी कि हम अध्यापक बनेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि उसको विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। और इस तरह से जो उसका सपना था कि हम जो है अध्यापक बनेंगे, तो वह सपना उसका पूरा नहीं हो पाया। तो आप देख रहे हैं कि मार्क्स जो है धीरे धीरे जो है वो देखा जाए तो अपने विचारों में बहुत ज्यादा जो है परिपक्वता आने लगा। मार्क्स शुरू से ही बहुत ज्यादा जो है गहन विचार करता था। तो आप जानते हैं कि उसका संपर्क जो है एंजिल्स से हुआ। एंजिल्स जो है ब्रिटेन में उद्योगपति था, वो ब्रिटेन चला गया। तो एंजिल्स से जब उसका संपर्क हुआ तो एंजिल्स और मार्क्स दोनों ने मिलकर तमाम जो है, जैसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आप लोग पढ़ते हैं, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है देखा जाए तो मार्क्स और एंजिल्स दोनों का दर्शन है। और इस तरह से मार्क्स जो है देखा जाए तो मार्क्स और एंजिल्स दोनों मिलकर जो है साम्यवादी विचार पर काम करना शुरू कर दिए। और अंततः आप देखते हैं कि 1864 में जो है इंटरनेशनल वर्किंग मैन एसोसिएशन जो था उसका गठन किया गया।
और इसी को आप लोग पढ़ते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं, कि 1864 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बुलाया गया, फर्स्ट इंटरनेशनल उसको कहते हैं, जिसमें जो है समाजवादी विचारों पर जो है चर्चा शुरू हुआ। और आप जानते हैं कि जीवन पर्यंत मार्क्स जो है पूंजीवाद के समाप्त करने की बात करता रहा, तरीका बताता रहा, और 1883 में मार्क्स का जो है वो देखा जाए तो देहावसान हो गया। तो मार्क्स का जो दर्शन है उसमें आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है विचारकों का जैसे प्रभाव पड़ा है, जिसमें बताया कि मार्क्स के विचारों पर जो है जैसे हीगल का प्रभाव पड़ा। हीगल के प्रभाव का मतलब यह है, कैसे समझिए कि हीगल ने एक द्वंदात्मक पद्धति दिया था। द्वंदात्मक पद्धति विचारों के संदर्भ में, द्वंदात्मक पद्धति का मतलब यह होता है कि हीगल ने यह कहा था कि कोई भी चीज जो है, जैसे वाद है तो वाद के विरुद्ध जो है प्रतिवाद आता है और दोनों मिलकर संवाद बनता है। मार्क्स पर प्रभाव, इसको मैं लिखवा भी दूंगा पॉइंट में, आप लोग 4-5 पॉइंट लिख डालिएगा। तो आप देखते हैं कि मार्क्स के दर्शन पर जो पहला प्रभाव पड़ रहा है, हीगल का दर्शन या हीगल का प्रभाव, तो पहले समझिए, तो अभी लिखवाता हूं। हीगल ये कहता था, हीगल ने द्वंदात्मक जो है विचारवाद का सिद्धांत दिया, द्वंदात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया। द्वंदात्मक आदर्शवाद या द्वंदात्मक पद्धति भी कह सकते हैं। द्वंदात्मक आदर्शवाद और द्वंदात्मक जो पद्धति है उसकी बात जो है हीगल ने किया था। तो हीगल ने कहा कि एक वाद होता है और दूसरा जो है प्रतिवाद होता है। ये थीसिस है, ये एंटीथीसिस है, दोनों मिलते हैं आपस में तो संवाद होता है, सिंथेसिस होता है। और ये संवाद कुछ दिन के बाद वाद बन जाता है, फिर इसके विरुद्ध एक विचार आता है जो प्रतिवाद होता है, फिर दोनों मिलकर जो है वो देखा जाए तो संवाद बनते हैं। कुछ दिनों के बाद फिर संवादवाद बन जाता है, जैसे कोई विचार हमने दिया तो उसका विरोधी विचार आया, दोनों में अच्छाइयां हैं तो मिलकर संवाद बन गया। संवाद भी कुछ दिनों के बाद जो है वो देखा जाए तो उसका विरोध होने लगा, और इस तरह से ये निरंतर एक विकास की प्रक्रिया चलती है, विचारों में विकास की प्रक्रिया चलती है। इस बात को जो है मार्क्स ने स्वीकार कर ली। मार्क्स ने विचार को भले ही स्वीकार नहीं किया, विचार की जगह पर जड़ तत्व को स्वीकार किया, लेकिन आप देखते हैं कि मार्क्स जो है वो देखा जाए इस बात को जरूर मानता है, द्वंदात्मक पद्धति को मान लिया कि द्वंदात्मक पद्धति होता है और द्वंदात्मक पद्धति के माध्यम से ही जो है चीजों का विकास होता है। एक तो ये चीज हुआ। दूसरा जो प्रभाव पड़ा है, इसी को अपनी भाषा में भी आप लोग लिख सकते हैं। वैसे आप लोगों को जो ये कम आता है, अभी तक तो इस तरह से आया नहीं, एक बार कभी दिखाई दिया था 150 शब्द में कि मार्क्स के दर्शन पर प्रभाव। तो मार्क्स के दर्शन पर प्रभाव तो आप लोगों के नोट्स में मैं लिखा भी हूं उसको, और यहां पर जो है मैं एक एक को समझा देता हूं थोड़ा थोड़ा। इसी प्रकार से जैसे मार्क्स के दर्शन पर देखा जाए तो जो दूसरा प्रभाव पड़ा है ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव। ब्रिटिश समाजवादियों का प्रभाव, तो ब्रिटिश समाजवादियों के प्रभाव का मतलब यह हुआ कि जो ब्रिटिश समाजवादी थे वो काल्पनिक समाजवादी थे। उसको मतलब मार्क्स का जो दर्शन है उससे पहले जितने भी समाजवादी थे मार्क्स ने उसको काल्पनिक समाजवादी कहा। तो ब्रिटेन के जो समाजवादी थे वो भी जो है काल्पनिक समाजवादी थे। विलियम थॉमसन है, रॉबर्ट ओवन है, इस तरह के जो समाजवादी थे, जो सोशलिज्म शब्द है रॉबर्ट ओवन ने ही दिया था। तो आप देखते हैं कि इन सब समाजवादियों का प्रभाव पड़ा। और फिर साथ ही जो चौथा जो मतलब तीसरा जो प्रभाव पड़ा है
वो प्रभाव जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव भी पड़ा है। तो अब अभी मैं बता रहा था कि जो ब्रिटिश समाजवादी थे, इन लोगों ने जो काल्पनिक बात किया, तो मार्क्स जो है क्या किया, इन्हीं लोगों की आलोचना किया। जैसे ये मार्क्स है, तो मार्क्स के पहले जो समाजवादी हैं उसको मार्क्स ने काल्पनिक समाजवाद कहा, और काल्पनिक समाजवाद की मार्क्स ने आलोचना किया। अकाल्पनिक समाजवाद शब्द भी मार्क्स ने ही दिया था, और मार्क्स ने अपने दर्शन को जो है वैज्ञानिक समाजवाद कहा। साइंटिफिक सोशलिज्म कहा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो ब्रिटिश समाजवादी थे, जैसे रॉबर्ट ओवन, तो रॉबर्ट ओवन की आलोचना की, विलियम थॉमसन की आलोचना की, सेंट साइमन की आलोचना की, और तीसरा मैं बता रहा था कि ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव। ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव, तो जो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं, जैसे एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, एडम स्मिथ, रिकार्डो का प्रभाव पड़ा। तो ये लोग मानते थे कि श्रम सिद्धांत का इन लोगों ने प्रतिपादन किया। श्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका मतलब इन लोगों ने कहा कि श्रम के आधार पर विनिमय मूल्य निश्चित होना चाहिए। तो इस चीज को लेकर मार्क्स ने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया कि भाई कोई भी श्रमिक है, श्रम करता है, तो उसको कहां पूरा मजदूरी मिलता है। हमें कहते हैं कि जैसे 100 रुपए का कच्चा माल है, 50 रुपया आपने मजदूर को दे दिया, 500 रुपया में वस्तु बिक गई, विनिमय मूल्य है, तो वस्तु तो 150 रुपये में तैयार हुआ, और वस्तु का विनिमय मूल्य 500 रुपया है, तो 350 रुपया जो है वो पूंजीपति अपने जेब में रख लिया। भाई 150 रुपये में वस्तु तैयार हुई और 500 रुपये में वस्तु का विक्रय हुआ, तो 350 रुपया किसकी जेब में गया? पूंजीपति की जेब में। तो आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों के प्रभाव के कारण मार्क्स ने जो है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। इसी प्रकार से देखते हैं कि जो फ्रेंच समाजवादी हैं उनका भी प्रभाव पड़ा था। जो फ्रेंच समाजवादी हैं उनका भी प्रभाव पड़ा था। फ्रेंच समाजवादी का मतलब कि जैसे केबेट है, केबेट है, सेंट साइमन भी फ्रांस का ही था। सेंट साइमन, तो केबेट और सेंट साइमन का ये प्रभाव पड़ा कि इन लोगों ने कहा कि भाई श्रम करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी तो जीवित रहने का अधिकार है, उसको भी तो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तब जानते हैं इसी चीज को लेकर मार्क्स ने जो है मजदूरों के हितों की बात की। अब फिर आप जानते हैं कि केवेट के विचारों से प्रभावित होकर इस साम्यवाद शब्द का प्रयोग उसने किया। आप देखते हैं कि केवेट के विचारों से प्रभावित होकर ही वर्ग संघर्ष का भी सिद्धांत दिया। इस तरह से मार्क्स का जो दर्शन है उसमें अनेक विचारों का प्रभाव पड़ा है। तो कभी मान लीजिए 150 शब्द में आए तो 3-4 लाइन हीगल लिख देना है, 3-4 लाइन ये लिख देना है, नोट्स में मैं लिखा भी हूं, 3-4 लाइन ये लिख देना है, सबके बारे में 3-3, 4-4 लाइन उदाहरण से ही समझा दीजिएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लोग जो उसका मूल सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे। मूल सिद्धांत का मतलब यह हुआ कि जैसे ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे।
तो पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ क्या होता है, फिर इसका विशेषता, इस सिद्धांत की क्या विशेषता है या इसका क्या क्या सिद्धांत है, फिर इसके बाद इसका एक विश्लेषण पढ़ेंगे। इस सिद्धांत का क्या महत्व है, इस सिद्धांत की क्या समस्या है। अब जैसे समझिए, पहले इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, फिर आप लोग इसको लिखिएगा, फिर मैं इसको लिखवा भी दूंगा। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का जो सिद्धांत है, इसी को हम लोग जो है डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म कहते हैं। तो डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म है क्या चीज, पहले इसको थोड़ा सा समझिए। मार्क्स ये कहता है कि विश्व में जो है, विश्व पदार्थ से मिलकर बना है। तो विश्व पदार्थ से मिलकर बना है, मैं थोड़ा सा पहले बनाता हूं, फिर मैं आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि बिना बनाए समझ में आएगा नहीं। ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, तभी मैं बता रहा था कि द्वंद्वात्मक किससे लिया, हीगल से, और भौतिकवाद किससे लिया, फेयरबाख से। तो देख रहे हैं कि हीगल ने द्वंद्वात्मक विचारवाद का सिद्धांत दिया, तो विचारवाद को उसने नहीं लिया। ये द्वंद्वात्मक जो है, हीगल जो है वह द्वंद्वात्मक आदर्शवाद का सिद्धांत दिया, और फेयरबाख जो है यांत्रिक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया। तो आप देखते हैं कि ये आदर्शवाद उसने नहीं लिया, ये जो है यांत्रिक नहीं लिया, भौतिकवाद लिया। तो हीगल से उसने क्या किया, द्वंद्वात्मक शब्द ले लिया। फेयरबाख से क्या किया, भौतिकवाद शब्द ले लिया। तो कहता है कि मतलब ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार करता है, ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार करता है, द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार करता है, तो कहता है कि मूल तत्व क्या है, पदार्थ है। मूल तत्व पदार्थ है। जिस तरह पदार्थ में अनेक तत्व होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब पदार्थ में पाया जाता है, कोई भी पार्ट के लीजिए, उसी तरह पृथ्वी जो है अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। मूल तत्व पदार्थ है, और यहां पर वो कहता है कि किसी भी, जैसे कोई भी पदार्थ है तो अनेक तत्वों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। उसी तरह पृथ्वी में भी जो है अनेक तत्व पाए जाते हैं, अनेक तत्वों से मिलकर जो है पृथ्वी बनी है। अब वो कहता है कि पदार्थ में अंतर निर्भरता होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आपस में, देखिए पदार्थ कोई भी लीजिए, सब जुड़े रहते हैं आपस में। पदार्थ में तत्व जो है अंतर संबंधित होते हैं, पदार्थ में तत्व अंतर संबंधित होते हैं। तो जब पदार्थ में कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो कहता है कि इसी तरह से सृष्टि भी अंतर संबंधित है। इसी तरह सृष्टि भी अंतर संबंधित है, सृष्टि भी अंतर संबंधित है। इसका मतलब वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं।
किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, एक दूसरे से प्रभावित हैं, इंटरडिपेंडेंस हैं। तो कहता है कि प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से प्रभावित है। तो जब प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से प्रभावित है तो किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, और सब एक दूसरे पर आश्रित हैं। और कहता है कि सभी वस्तुएं गतिशील हैं, गतिशीलता सार्वभौमिक नियम है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आश्रित है, प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आश्रित है, सभी वस्तुएं गतिशील हैं, सभी वस्तुएं गतिशील हैं। जब सभी वस्तुएं गतिशील हैं तो गतिशीलता जो है सार्वभौमिक नियम है। जब सभी वस्तुएं गतिशील हैं तो कहता है कि गतिशीलता सार्वभौमिक नियम है, गतिशीलता सार्वभौमिक नियम है। अब यहीं पे जैसा समझिएगा, तो कहता है कि जब गतिशीलता, सभी वस्तुएं गतिशील हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि परिवर्तन होगा। तो कहता है कि परिवर्तन होगा, परिवर्तन निश्चित है। तो परिवर्तन निश्चित है तो कहता है कि दो तरह से परिवर्तन होता है। एक तो पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, मात्रात्मक परिवर्तन होता है, और दूसरा जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है। मात्रात्मक परिवर्तन का मतलब कि मात्रा में परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन, बाहरी आबलिक सामान्य परिवर्तन, और दूसरा जो है गुणात्मक परिवर्तन का मतलब आधारभूत गुण में परिवर्तन, आधारभूत गुण में परिवर्तन, आधारभूत गुण में परिवर्तन। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ, कहता है कि ये जो मात्रात्मक परिवर्तन है पहले होता है और ये जो है बाद में। तो ये जो बाहरी परिवर्तन है, जैसे मान लीजिए, पहले एग्जाम्पल समझाते हैं। पानी गर्म करते हैं तो देखिए पानी गर्म होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद पानी क्या होता है? वाष्प में बदलने लगता है। तो देख रहे हैं कि पहले तो मात्रात्मक परिवर्तन हुआ, अब फिर गुणात्मक परिवर्तन हो गया। भाई जो द्रव्य है, द्रव है, वह जो है देखा जाए तो गैस में परिवर्तित हो गया। तो आप देखते हैं कि गुण में परिवर्तन हो गया। तो कहता है कि पहले सामान्य परिवर्तन होता है, फिर बाद में गुण में परिवर्तन होता है। तो कहता है कि इसी तरह से संसार में पुरानी वस्तु नष्ट हो जाती है, नई वस्तुएं बन जाती हैं। पानी को गर्म किया, वाष्प बन गया, पानी द्रव था, गैस बन गया। तो कहता है कि यह परिवर्तन निरंतर चलता है। अब पुरानी वस्तु नष्ट होती है, नई वस्तु का निर्माण होता है, नई वस्तु का निर्माण होता है। और यह परिवर्तन सीधी रेखा में नहीं, बल्कि अभी मैं बताया कि द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। यह परिवर्तन सीधी रेखा से नहीं, द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है। ये द्वंद्वात्मक पद्धति मतलब कि वक्रीय परिवर्तन। क्यों? क्योंकि केवल मात्रात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा, गुणात्मक परिवर्तन भी हो रहा है। केवल एक धन एक नहीं, दो नहीं,
बल्कि ये जो एक धन एक बराबर दो मात्रात्मक नहीं बल्कि गुणात्मक परिवर्तन भी है। दो जो है इससे अच्छा भी है, गुण में भी परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन भी है। तो आप देखते हैं कि मार्क्स ने यह समझाने का प्रयास किया। एक बार दोबारा मैं बताता हूं तो पहले लिखवाता हूं। मार्क्स ने कहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात की, और जो द्वंद्वात्मक सिद्धांत है वह मार्क्स जो है देखा जाए तो हीगल से लेता है, और भौतिकवाद का सिद्धांत जो है फेयरबाख से लेता है। और ऐसा भौतिकवाद जो द्वंद्वात्मक पद्धति को स्वीकार करता है और मानता है कि मूल तत्व जो है, मूल तत्व क्या है? पदार्थ। जिस तरह से पदार्थ में अनेक तत्व होते हैं उसी तरह से पृथ्वी भी अनेक तत्वों से मिलकर बनी है। जिस तरह पदार्थ में तत्व आपस में अंतर संबंधित होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में जुड़े रहते हैं, उसी तरह से सृष्टि भी अंतर संबंधित है। उसी तरह सृष्टि भी अंतर संबंधित है। किसी भी वस्तु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, सब एक दूसरे पर आश्रित है। प्रत्येक वस्तु दूसरे से प्रभावित है। सभी वस्तुएं गतिशील हैं। गतिशीलता सार्वभौमिक नियम है, और जो गतिशीलता जहां पर होगा वहां परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन होगा तो कहता है कि प्रत्येक वस्तु एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे से प्रभावित है, सभी वस्तुएं गतिशील हैं, गतिशीलता सार्वभौमिक नियम है, तो परिवर्तन होना निश्चित है। और वो कहता है कि परिवर्तन दो तरह का होता है। पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, फर्स्ट स्टेज, और फिर ये सेकंड स्टेज है, गुणात्मक परिवर्तन होता है। और इस तरह से पुरानी वस्तु नष्ट हो जाती है और नई वस्तु बनती है। और यह परिवर्तन जो है द्वंद्वात्मक पद्धति से होता है, वक्री क्रम में होता है, कर्व के रूप में होता है। यह तो इसका सिद्धांत में बताया। अब इसी चीज को आपको थोड़ा सा लिखना है। अब पहले इसका अर्थ लिखा जाएगा, अब फिर अर्थ लिखा जाएगा, फिर इसके बाद इसका विशेषता। पहले अर्थ लिखा जाएगा, फिर इसका जो है विशेषता लिखा जाएगा। पहले अर्थ लिखिए। मार्क्स ने यह सिद्धांत हीगल तथा फेयरबाख से प्रभावित होकर दिया। हीगल से द्वंद्वात्मक तथा फेयरबाख से भौतिकवाद लिया। फेयरबाख से भौतिकवाद लिया। उसके अनुसार विश्व का मूल तत्व पदार्थ है, जड़ है। मूल तत्व पदार्थ है, जड़ है, मैटर है। अर्थात सृष्टि पदार्थ से बनी है और अंतर संबंधित है। किसी भी वस्तु का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। किसी भी वस्तु का निरपेक्ष अस्तित्व नहीं है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को प्रभावित करती है। प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को प्रभावित करती है। परिवर्तन ही विश्व का नियम है। परिवर्तन ही विश्व का नियम है। पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसके बाद गुणात्मक परिवर्तन होता है। और इन परिवर्तनों से नई वस्तु, आबलिक अवस्था,
का निर्माण होता है, नई वस्तु आवलिक अवस्था का निर्माण होता है। अब इसका अर्थ हो गया। अब इसका विशेषता चलिए। नंबर 1, अब यही जो मैं समझाया हूं आपको, इसी में से आपको जो है विशेषता लिखना है। ये जो समझाया हूं इसी में से विशेषता। अब एक एक समझाता हूं, फिर लिखिएगा। निगेशन ऑफ निगेशन। निगेशन ऑफ निगेशन का मतलब कि द्वंद्वात्मक पद्धति को मानता है, तो कहता है कि प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था से निकलती है। प्रत्येक अगली वस्तु में पिछली वस्तु का कुछ गुण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रत्येक जो है बाद वाली वस्तु अपने पहले वस्तु का निषेध करता है। भाई हमें कहते हैं, जैसे ऐसे समझिए, अभी मैं समझा रहा था कि ये कोई वस्तु है, वाद को हमने वस्तु मान लिया, मार्क्स के दर्शन में वस्तु है, इसका जो है विरोध किया गया, प्रतिवाद। तो ये जो संवाद बना वो इन दोनों वस्तुओं के बाद का स्थिति है, सेकंड, और ये प्राथमिक है दोनों। तो इस सेकंड में वाद का भी कुछ गुण है, प्रतिवाद का भी कुछ गुण है। और ये जो सेकंड है इन दोनों अवस्थाओं के बाद आया है। इस पहली अवस्था से ही ये निकला है। यदि वाद प्रतिवाद नहीं होता तो संवाद कहां से आता? नंबर 1, इसने निषेध के निषेध का नियम दिया। नंबर 1 पहली विशेषता, इसने निषेध के निषेध, निगेशन ऑफ निगेशन, निगेशन ऑफ निगेशन का सिद्धांत दिया और कहा कि प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था से निकलती है। प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था से निकलती है। प्रत्येक अवस्था अपने पूर्व की अवस्था से निकलती है। अपने पूर्व की अवस्था से निकलती है। और प्रत्येक बाद वाली वस्तु, प्रत्येक बाद वाली वस्तु अपने से पहले वाली वस्तु का निषेध करती है। अपने से पहले वाली वस्तु का निषेध करती है। नंबर 2, दूसरा सिद्धांत या विशेषता, पहले समझिए। मात्रात्मक से गुणात्मक का नियम देता है। पहले वस्तु की मात्रा में परिवर्तन होता है और एक लिमिट के बाद जो है उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए मजदूर का पूंजीपति शोषण कर रहा है, मजदूर में चेतना आ रही है, धीरे धीरे चेतना आ रही है, अंततः जो है क्रांति करने के लिए मजदूर तैयार हो जाता है। पानी, अभी जैसे मैं बताया कि पानी गर्म किया गया, एक लिमिट के बाद पानी वाष्प बनेगा, आप रोक नहीं सकते हैं। कुकर को गर्म कर रहे हैं, सीटी पकड़े हुए हैं, सीटी तो कुकर तो फटेगा ही। तो आप देख रहे हैं कि मात्रात्मक से गुणात्मक परिवर्तन का नियम, नंबर 1। नंबर 2, मात्रात्मक से गुणात्मक का नियम देता है, अर्थात प्रत्येक वस्तु की मात्रा पहले बदलती है, मतलब मात्रात्मक परिवर्तन, प्रत्येक वस्तु की मात्रा पहले बदलती है और एक सीमा को पार करके उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है।
एक सीमा को पार करके उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे क्रांति की अवस्था, जैसे क्रांति की अवस्था। इसी का देखिए नंबर 3, जो अभी हम लोग कह रहे थे कि 3 आयाम है उसके, इसको त्रिआयामी कहा जाता है। त्रिआयामी, त्रिआयामी का मतलब कि विकास की 3 प्रक्रिया है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। जैसे अभी बताया, एक प्रक्रिया हो गया वाद, वाद, प्रतिवाद और संवाद। नंबर 3, विकास 3 आयामों से गुजरता है, जिसमें वाद, प्रतिवाद, संवाद 3 प्रक्रियाएं चलती हैं। वाद प्रारंभिक अवस्था है, वाद प्रारंभिक अवस्था है, और वाद के अंतर्विरोध से, और वाद के अंतर्विरोध से, वाद के अंतर्विरोध से, वाद के अंतर्विरोध से प्रतिवाद बनता है, और दोनों के संघर्ष से संवाद बनता है, और दोनों के संघर्ष से संवाद बनता है। नंबर 4, चौथा सिद्धांत या चौथी विशेषता, जैसे भी बता रहा था कि मार्क्स मानता है कि प्रकृति गतिशील है, निरंतर परिवर्तन है। प्रकृति के अंदर ही गतिशीलता है, जिसके कारण नई वस्तुओं का निर्माण होता है। पहले मात्रात्मक परिवर्तन होता है, बाद में गुणात्मक परिवर्तन होता है और नई वस्तु का निर्माण होता है। नंबर 4, प्रकृति गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। प्रकृति गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। पहले मात्रात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होगा। पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे। मात्रात्मक परिवर्तन धीरे धीरे होता है। इसके बाद गुणात्मक परिवर्तन अचानक होता है। गुणात्मक परिवर्तन अचानक होता है। इसे क्या देखिए, यह जो संघर्ष की प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप नई नई संस्थाओं का निर्माण होता है, समाज प्रगति करता है। तो कहता है ना कि सामंतवाद के बाद पूंजीवाद आया, अब पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा। तो ये देखा जाए तो विकास का क्रम निरंतर चलना है, रुकेगा नहीं। एक पॉइंट और लिख दीजिए, नंबर 5, संघर्ष की प्रक्रिया निरंतर चलती है, जिसके परिणाम स्वरूप नए समाज का निर्माण होता है। नए समाज तथा गुणवत्तापूर्ण समाज, नए समाज तथा गुणवत्तापूर्ण समाज का निर्माण होता है, और समाज की प्रगति होती है। और समाज की प्रगति होती है। भाई सामंतवाद से अच्छा पूंजीवाद, अब पूंजीवाद से अच्छा समाजवाद। जिससे समाज की प्रगति होती है। अब मैं बताया, ये तो इसका सिद्धांत था। अब यहां पर जो है वो देखा जाए तो हम लोगों को इसका पहले समस्या लिखना है। समस्या या आलोचना एक ही बात है। आलोचना नंबर 1, अब एक एक समझिए पहले। भाई विचार के स्तर पर तो समझ में आता है कि हमने कोई विचार दिया, आपने उसका विरोध किया,
हमारे में भी कुछ सच्चाई है, आप में भी कुछ सच्चाई है, दोनों मिलकर, दोनों सत्यता मिलकर जो है संवाद बन गए। यहां तक तो समझ में आया। लेकिन पदार्थ में किस तरह से द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग होता है, यह समझना कठिन कार्य है। तो एम एन राय साहब ने, जो भारतीय विचारक हैं, एम एन राय साम्यवादी विचारक हैं, उन्होंने मार्क्स की यह आलोचना की। नंबर एक, एम एन राय का मानना है कि मानवेंद्र राय, एम एन राय का मानना है कि द्वंद्वात्मक पद्धति विचारों के स्तर पर लागू की जा सकती है। द्वंद्वात्मक पद्धति विचारों के स्तर पर लागू की जा सकती है, विचारों के स्तर पर लागू की जा सकती है, क्योंकि विचार अमूर्त होते हैं। लेकिन पदार्थ मूर्त तत्व होता है, जड़ तत्व होता है। पदार्थ मूर्त आब्लिक जड़ तत्व, मूर्त आब्लिक जड़ तत्व होता है। इसमें लागू करना मनमाना कार्य है, इसमें लागू करना मनमाना कार्य है। इसे क्या समझिए। दूसरी समस्या, पहले समझिए। आलोचक कहते हैं कि मार्क्स कह रहा है कि परिवर्तन सदैव गतिशील होता है, अगली अवस्था पिछली अवस्था से अच्छी होती है। ये लोग कहते हैं कि जर्मनी और इटली में लोकतंत्र के बाद जो है, जर्मनी में नाजीवाद आया, इटली में फांसीवाद आया, तो क्या फांसीवाद लोकतंत्र से अच्छा था? फांसीवाद को लोकतंत्र से प्रगतिशील माना जाए, क्योंकि मार्क्स कहता है कि पहले वाली अवस्था जो है बाद वाली अवस्था से उत्कृष्ट होती है। ऐसा तो तर्कसंगत नहीं है। नंबर दो, दूसरी समस्या, यह मानना भी पूर्णतः सही नहीं है कि परिवर्तन, यह मानना भी पूर्णतः सही नहीं है कि परिवर्तन सदैव प्रगतिशील होता है। जैसे जर्मनी और इटली में, जैसे जर्मनी और इटली में लोकतंत्र के उदय के बाद, लोकतंत्र के उदय के बाद नाजीवाद तथा फांसीवाद का उदय हुआ, नाजीवाद तथा फांसीवाद का उदय हुआ। जिसे लोकतंत्र से प्रगतिशील नहीं माना जा सकता। जबकि मार्क्स कहता है कि नई अवस्था पिछली अवस्था से उत्कृष्ट होती है। नई अवस्था पिछली अवस्था से उत्कृष्ट होती है। तीसरी समस्या, देखिए समस्या नैतिकता के दृष्टिकोण से भी है। नैतिक दृष्टिकोण से भी मार्क्स की आलोचना की जाती है और यह माना जाता है कि मार्क्स ने भौतिक तत्व को ज्यादा महत्व दिया। विचार, मानवीय चेतना को मिथ्या चेतना कहा, फॉल्स कॉन्शसनेस कहा, तो इससे नैतिकता प्रभावित होती है। सब कुछ भौतिक तत्व ही नहीं होता है। समाज में यदि ऐसा मान लेंगे तो समाज सुधार का कार्यक्रम अवरुद्ध हो जाएगा। नंबर तीन, नैतिक दृष्टिकोण से भी मार्क्स की आलोचना की जाती है, क्योंकि मार्क्स ने भौतिक तत्व को ज्यादा महत्व दिया, भौतिक तत्व को ज्यादा महत्व दिया। विचार
अब्लिक मानवीय चेतना को, विचार अब्लिक मानवीय चेतना को मिथ्या कहा, जिसके कारण नैतिकता प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण नैतिकता प्रभावित हो सकती है, जिसके कारण नैतिकता प्रभावित हो सकती है। देखिए, एक सामान्य आलोचना भी किया जाता है। सामान्य आलोचना का मतलब यह है कि जैसे यदि हम लोग सब कुछ मान लें तो यह नियतिवाद हो जाएगा। यदि हम लोग सब कुछ मान लें तो यह नियतिवाद हो जाएगा। नियतिवाद इसलिए क्योंकि निश्चित क्रम में मार्क्स देखता है, सामाजिक विकास को निश्चित क्रम में देखने का प्रयास करता है। ये भाग्यवाद की ओर ले जाता है कि ऐसा ही होगा। पूंजीवाद के बाद समाजवाद आएगा, समाजवाद के बाद साम्यवाद आएगा, तो मानव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। इसका मतलब सब कुछ निश्चित है। ये तो नियतिवाद हो गया, भाग्यवाद हो गया। एक आलोचना और लिखिए। नंबर 4, मार्क्स सामाजिक विकास को निश्चित क्रम में देखता है, जिससे मार्क्स सामाजिक विकास को निश्चित क्रम में देखता है जिससे भाग्यवाद को बढ़ावा मिलता है और मानव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। मानव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। मानव की स्वतंत्र इच्छा शक्ति प्रभावित होती है। ठीक है, अब चलिए इसका महत्व लिखिए। इसका क्या महत्व है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का क्या महत्व है? पहला महत्व देखिए, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का एक नया सिद्धांत दिया जो यथार्थवादी है। मार्क्स ने यथार्थवादी चिंतन को विश्वसनीय आधार प्रदान कर दिया, क्योंकि मार्क्स के पहले जो समाजवादी थे वो कल्पना में बात करते थे। मार्क्स ने कोई कल्पना में बात नहीं किया। इसने विचार को, इसका जो सिद्धांत है वह बाकायदे तर्क पे आधारित है। देखिए, सब तर्कसंगत तरीके से कह रहा है। नंबर 1, मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का नया सिद्धांत दिया। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का नया सिद्धांत दिया जो यथार्थवादिता पर आधारित है, जो यथार्थवादिता पर आधारित है। इस तरह मार्क्स ने यथार्थवादी चिंतन को विश्वसनीय आधार प्रदान कर दिया। इस प्रकार मार्क्स ने यथार्थवादी चिंतन को विश्वसनीय आधार प्रदान कर दिया। नंबर 2, दूसरा महत्व, अभी मैं बता रहा था कि सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित किया और मार्क्स ने माना कि कोई भी अवस्था स्थायी नहीं है। इसी आधार पर पूंजीवाद का अंत और समाजवाद के आगमन की भविष्यवाणी की। देखे होंगे कि चीन, रूस जैसे देशों में क्रांति हुआ। इस प्रकार से एक प्रकार से हम लोगों को प्रेरणा देता है, हताश नहीं होना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करता है। दूसरा महत्व, सामाजिक परिवर्तन को रेखांकित करता है क्योंकि मार्क्स ने माना कि कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है और इसी आधार पर पूंजीवाद के अंत, इसी आधार पर पूंजीवाद के अंत और समाजवाद के आगमन की भविष्यवाणी की। पूंजीवाद के अंत और समाजवाद के आगमन की भविष्यवाणी की।
जैसे चीन, रूस आदि देशों में क्रांति हुआ, चीन, रूस आदि देशों में क्रांति हुआ। नंबर 3, तीसरा महत्व, सबसे बड़ी बात है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है, इसी से समाजवाद को एक वैज्ञानिक आधार मिला, समाजवादियों को सोचने का एक नया आधार मिला, समाजवाद का तार्किक विश्लेषण हुआ। अभी मैं समझाऊंगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये बताइए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से उसने जो है हम लोग को सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में शोषण है, शोषण है तो वर्ग संघर्ष होगा, वर्ग संघर्ष होगा तो क्रांति होगा। नंबर 3, इस सिद्धांत से समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप मिला, इस सिद्धांत से समाजवाद को वैज्ञानिक स्वरूप मिला। समाजवादियों को सोचने का नया आधार मिला, समाजवादियों को सोचने का नया आधार मिला। नया आधार मिला और समाजवादी तार्किक विश्लेषण करने लगे, समाजवादी तार्किक विश्लेषण करने लगे। एग्जाम्पल लिख दीजिए, जैसे शोषण से वर्ग संघर्ष बढ़ता है और अंततः क्रांति होती है। शोषण से वर्ग संघर्ष बढ़ता है और अंततः क्रांति होती है। शोषण से वर्ग संघर्ष बढ़ता है और अंततः क्रांति होती है। ठीक है, अब मैं बताया यहीं पर कि इसी पर आधारित एक सिद्धांत और भी है, उसको ये हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। तो इसको थोड़ा सा हम लोग जो है बाद में पढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो आपस में सब मिल जाएगा। हम लोग अब पढ़ते हैं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सरप्लस वैल्यू। सरप्लस वैल्यू, तो सरप्लस वैल्यू में सबसे पहले जो इसका अर्थ जानना है कि इसका क्या अर्थ है, इसका फिर स्वरूप समझना है। ये 150 शब्द का आता है, 60 नोट्स आता है। फिर इसके बाद इसका कुछ समस्या जानना है। अब फिर इसका एक महत्व जानना है या महत्व सहित मूल्यांकन लिख देना है, क्योंकि 150 शब्द में ही आता है। अब समझिए, पहले इसको समझिए तो लिखवाता हूं। ये जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जो है, अभी मैं बता रहा था कि जैसे रिकार्डो, तो लाक तथा रिकार्डो जो विचारक हैं इससे प्रभावित है। लाक तथा रिकार्डो से प्रभावित होकर दिया, तो लाक और रिकार्डो से प्रभावित होकर दिया। और ये जो सिद्धांत है वो दास कैपिटल में दिखाई देता है, जो उसकी पुस्तक है दास कैपिटल, इस दास कैपिटल में दिखाई देता है। और यह जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है, पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण के, पूंजीवादी व्यवस्था में किस तरह से शोषण होता है, उस शोषण को दर्शाने के लिए सिद्धांत देता है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि ये शोषण को
दर्शाने के लिए दिया गया कि कैसे शोषण होता है। भाई कहने से नहीं माना जाएगा कि शोषण होगा। हम लोग पढ़ाते हैं, मान लीजिए आप लोग पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन आता है, तभी तो हम लोग कहते हैं कि पढ़ने का फायदा है, और तभी तो आप लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए मैं पढ़ाऊं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में ना आए, कौन पढ़ेगा? मान लीजिए मैं पोल्टी पीटी पढ़ाता हूं, आप लोग पोल्टी पीटी पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं तो बताते हैं ना कि नहीं सर आया था, तभी तो हम लोग को लगता है कि नहीं भाई चलो पढ़ाना सार्थक है। तो यहां पर ऐसे समझिए कि शोषण को दर्शाने के लिए सिद्धांत दिया गया। तभी मैं बता रहा था कि 50 रुपए का मान लीजिए कच्चा माल है, 50 रुपया जो है वो देखा जाए तो मजदूरी दिया गया। आइए 300 रुपए में इसका जो है विनिमय मूल्य है, तो ये वस्तु कितने में बना? 100 रुपए में, विनिमय मूल्य 300 रुपए। इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, कितने का अंतर? तो 300 माइनस 100 200, ये 200 जो है अतिरिक्त मूल्य है, 200 अतिरिक्त मूल्य है। और ये अतिरिक्त मूल्य किसके पास रखा जाता है? तो पूंजीपति रखता है। पूंजीपति रखता है, निरंतर धनी होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि श्रमिक जो पैदा किया, श्रमिक जो पैदा किया, अश्रमिक को जो प्राप्त हुआ, श्रमिक को जो प्राप्त हुआ, ये दोनों का डिफरेंस जो है अतिरिक्त मूल्य है। श्रमिक कितने रुपए पैदा किया? भाई ऐसे सोचिए, 50 रुपए का कच्चा माल है, 50 रुपए इसमें से 300 रुपए का 250 रुपया श्रमिक पैदा किया, और श्रमिक को प्राप्त कितना हुआ? भाई 50 रुपए कच्चा माल है और 300 रुपए में वस्तु बिक रहा है, तो 250 रुपया श्रमिक की वजह से ही तो बना। ऐसे समझिए, लकड़ी है, कारपेंटर उसको अच्छा से कुर्सी बना दिया बढ़िया से, और वो लकड़ी मान लीजिए 50 रुपए की है और 300 रुपए में कुर्सी का बिक्री हुआ, आपने 50 रुपया कारपेंटर को दे दिया, तो 250 रुपया उसने पैदा किया और प्राप्त किया कितना? 50 रुपए। ये जो 200 रुपए है वो अतिरिक्त मूल्य। तो मार्क्स कहता है कि प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम से निर्धारित होता है। प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम से निर्धारित होता है, लेकिन श्रमिक को वास्तविक मजदूरी नहीं मिलती। पूंजीपति उसमें से धन चुरा लेता है, इसी को अतिरिक्त मूल्य कहा जाता है। तो मार्क्स वैज्ञानिक आधार पर स्पष्ट करता है कि पूंजीवादी जो आर्थिक प्रणाली है उसमें शोषण है। अब लिखिए अर्थ। अब आपको समझ में आ गया ना? अब लिखिए अर्थ, लिखिए। यह सिद्धांत मार्क्स के दर्शन का मूल आधार है। मार्क्स के दर्शन का मूल आधार है, जिसका प्रतिपादन पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों द्वारा किए जाने वाले श्रमिक शोषण को स्पष्ट करता है। श्रमिक जो पैदा करता है और श्रमिक को जो प्राप्त होता है, उसका अंतर ही अतिरिक्त मूल्य है।
इस तरह मार्क्स ने निर्धारित किया कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में प्रत्येक वस्तु का विनिमय मूल्य मानव श्रम से बनता है और श्रमिक को वास्तविक मजदूरी नहीं मिलती। पूंजीपति उसमें से धन चुरा लेता है, जिसे अतिरिक्त मूल्य कहा जा सकता है। अब इसका स्वरूप आवलिक विशेषता चलिए। पहला स्वरूप या विशेषता सिद्धांत एक ही बात है। नंबर 1 अभी मैं बताया था, उसी को मैं लिखवाऊंगा, एक बार पहले समझाता हूं। कोई भी पूंजी जो है अपने आप में कोई मूल्य पैदा नहीं करती, बल्कि पूंजी जो है मालिक को दूसरों के श्रम से पैदा होने वाले मूल्य में से चोरी करने का मौका देती है। अभी बताया कि श्रमिक जो पैदा करता है, जो प्राप्त करता है, उसके बीच अंतर होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मजदूर को 50 रुपया मिला, तो देख रहे हैं कि पूंजीपति कितना लिया, 200 रुपया। तो मजदूर यदि 5 घंटा काम किया, 1 घंटा अपने लिए किया और 4 घंटा किसके लिए किया? पूंजीपति के लिए किया। तो बताइए, पूंजीपति बैठ के जो है समृद्ध बन रहा है, अब मजदूर जो है बेचारा मजदूरी कर रहा है। इसलिए मजदूरी कर रहा है कि उसके पास कच्चा माल नहीं है, उसके पास फैक्ट्री नहीं है। पूंजीपति कच्चा माल, फैक्ट्री सब उपलब्ध करा देता है, उसी का वो पैसा जो है खाता है, उसी से वो जो है समृद्ध बना रहता है, उसी से वो मजदूर के श्रम को चुरा लेता है। नंबर 1, पूंजी अपने आप में कोई मूल्य पैदा नहीं करती। बल्कि अपने मालिक को दूसरों के श्रम से पैदा होने वाले मूल्य में से चोरी करने का मौका देती है। क्योंकि श्रमिक जो पैदा करता है और जो उसे प्राप्त होता है, उसके बीच अंतर होता है। नंबर 2, भाई ऐसा क्यों हुआ, पहले समझिए। वैज्ञानिक आधार पर मार्क्स ने शोषण को रेखांकित किया और कहता है कि पूंजीपति द्वारा जो है अतिरिक्त मूल्य को हड़प लिए जाने का मूल कारण क्या है? उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व। यदि उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व नहीं होता तो ऐसी स्थिति में पूंजीपति जो है श्रमिक का श्रम नहीं हड़पता। मजदूर को पूंजीपति के पास जाकर श्रम करना पड़ता है। ऐसा जो है मजदूर चूंकि गरीब है, इसलिए ऐसा उसको करना पड़ता है। इसी को आयरन लॉ ऑफ वेज कहा जाता है।
पारिश्रमिक का लौह नियम कैसा करना ही पड़ेगा। और इसी के कारण पूंजीपति जो है मजदूर का श्रम चुरा लेता है। नंबर 2, वैज्ञानिक आधार पर मार्क्स ने शोषण को रेखांकित किया। वैज्ञानिक आधार पर मार्क्स ने शोषण को रेखांकित किया और कहा कि पूंजीपति द्वारा अतिरिक्त मूल्य को हड़प लिए जाने का मूल कारण उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है। चूंकि मजदूर को पूंजीपति के पास जाकर श्रम करना पड़ता है। जिससे पूंजीपति उसके श्रम को चुराता है। ब्रैकेट में आयरन लॉ ऑफ वेजेस, पारिश्रमिक का लौह नियम, नंबर 3, तीसरा विशेषता स्वरूप, पहले समझिए। मार्क्स कहता है कि सहयोग और समझा बुझाकर यह शोषण समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि क्रांति के बाद समाजवाद आने से ही यह सब समाप्त होगा। समाजवाद आएगा तभी सबको क्षमता से उसका वेतन मिलेगा और अंततः भविष्य में जब साम्यवाद आएगा तभी आवश्यकता के अनुसार भुगतान होगा। जैसे मैं समझा देता हूं, अभी आगे पढ़ाऊंगा। मार्क्स कहता है कि भाई ये पूंजीवाद है, तो पूंजीवाद में राज्य किसके पास है? पूंजीपति के पास। राज्य किसके पास है? पूंजीपति के पास। अब पूंजीपति जो है राज्य के माध्यम से कानून बनाता है, तमाम नियम बनाता है। नियम बनाकर क्या करता है? मजदूर का शोषण करता है। अब पूंजीवाद के बाद जब क्रांति होगी तो पूंजीवाद के बाद क्या आएगा? समाजवाद। और समाजवाद में राज्य रहेगा। राज्य किसके पास आ जाएगा? मजदूर के पास। और मजदूर क्या करेगा? यहां पर जो पूंजीपति हैं, अब सभी पूंजीपति तो अचानक नहीं मरेंगे। यहां पर जो है कुछ पूंजीपति बच जाएंगे, पूंजीवादी भावना बच जाएगी, पूंजीवादी साहित्य बच जाएगा, पूंजीवादी कानून बच जाएगा, जेल बच जाएगा, पुलिस बच जाएगा, सेना बच जाएगा। तो धीरे धीरे जो है इस राज्य के माध्यम से ये पूंजीपति और पूंजीवादी जो भावना है, पूंजीवादी जो विचार है, उसको समाप्त किया जाएगा। और ये काम धीरे धीरे होगा, और ये काम धीमे धीमे होगा। तो इसके बाद मान लीजिए, ऐसे समझिए कि 100 साल के बाद जो है, 100 साल के बाद अब इतना पूंजीवादी भावना बच गया है तो राज्य की इतनी आवश्यकता है। मान लीजिए 200 साल के बाद जो है इतना पूंजीवादी भावना है तो राज्य का इतना काम है। 100 साल के बाद जब इतना पूंजीवादी भावना है तो राज्य का इतना काम है। स्टेट विदर्भ भवे, राज्य स्वमेव समाप्त हो जाएगा। राज्य जब स्वमेव समाप्त हो जाएगा तो इस समाजवाद के बाद जो है अवस्था आएगी कौन सी? साम्यवाद। और यहां पर समाजवाद में क्या होगा? सब लोग क्षमता से कार्य करेंगे, अक्षमता अनुसार वेतन प्राप्त करेंगे, किसी का कोई शोषण नहीं होगा। और यहां पर साम्यवाद जो है राम राज्य की तरह है। इस साम्यवाद में जो है देखा जाए तो यहां पर सब लोग जो है अपनी क्षमता से कार्य करेगा।
क्षमता से कार्य करेगा और आवश्यकता से प्राप्त करेगा। आवश्यकता अनुसार प्राप्ति होगी। यहां पर साम्यवाद में राज्य होगा नहीं होगा, वर्ग होगा नहीं होगा, शोषण होगा नहीं होगा। समाजवाद में राज्य होगा। ये साम्यवाद में केवल समाज व्यवस्था होगी। समाज व्यवस्था, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज व्यवस्था ही उसके लिए अच्छा है। राज्य, निजी संपत्ति, ये जितनी कृत्रिम संस्थाएं हैं सब समाप्त हो जाएंगे। यही मार्क्स का साम्यवाद है। तो मार्क्स का जो साम्यवाद है, इसको आगे मैं अभी पढ़ाऊंगा, ये भी 150 शब्द में आता है। ये जितना भी छोटा छोटा आप लोग पढ़ते हैं ऐसे, ये सब 150 शब्द का आता है। मैं बल्कि लिखवा भी दूंगा इसमें आप लोगों को। ये जो है ना, जैसे मान लीजिए समाजवाद पर विचार 150 शब्द में लिखवा दूंगा, समाजवाद पर विचार। जैसे इसी में लिखवा दूंगा साम्यवाद पर विचार, ये भी 150 शब्द का आता है, ये भी लिखवा दूंगा। भले एक दिन ज्यादा लग जाए, सिलेबस पूरा पढ़ना चाहिए। कहीं से कुछ भी पूछ लेगा। पेपर हम लोग नहीं बनाते, पेपर वहां बनता है। हम लोग सिर्फ जो है साधन है, सब पढ़ सकते हैं, सब पढ़ा सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए कुछ भी छोड़ेंगे आएगा तो आप कहेंगे कि हम फला चीज नहीं पढ़े थे या फला सिलेबस में नहीं था। ये सब कहने से काम नहीं चलता है। समझदार व्यक्ति सब पढ़ लेता है, बन के चला जाता है। और ज्यादा समझदार व्यक्ति विश्लेषण करता है, हर साल विश्लेषण करता है, 3-4 साल विश्लेषण ही करता रह जाता है। तो मैं बता रहा था कि ये जो है इसका एक आदर्श अवस्था है। तो नंबर 3, तीसरी विशेषता लिखिए जो हम लोग पढ़ रहे थे। मार्क्स मानता है कि सहयोग आब्लिक समझा बुझाकर शोषण समाप्त नहीं हो सकता, बल्कि क्रांति के बाद समाजवाद आने से शोषण रुकेगा और अंततः साम्यवादी समाज में समाज व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। अब इसका विशेषता एक और लिखना होगा तो नोट से लिख सकते हैं, उसे एनफ है, 150 शब्द का ही आता है। अब चलिए समस्या, इसकी क्या समस्या है? पहली समस्या देखिए, किसी भी वस्तु के मूल्य संवर्धन में केवल श्रम के द्वारा ही नहीं होता है। मूल्य संवर्धन पूंजीपति के द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है, प्रबंधन किया जाता है, उसका भी कौशल है, उसका भी जोखिम है, तमाम कारक इसमें भाग लेते हैं। मानसिक श्रम भी जो है इसमें मददगार होता है। नंबर 1, आलोचकों के अनुसार, समस्या नंबर 1, आलोचकों के अनुसार किसी भी वस्तु में मूल्य संवर्धन केवल श्रम के द्वारा नहीं होता, बल्कि पूंजीपति के द्वारा निवेश की गई पूंजी, प्रबंधन, कौशल, जोखिम आदि कारकों का भी प्रभाव पड़ता है। नंबर 2, दूसरी समस्या, दूसरी आलोचना, अब देखते हैं। एम एन राय ने भी आलोचना किया। एम एन राय ने कहा कि कोई भी व्यवस्था जो है, एम एन राय ने कहा कि कोई भी व्यवस्था मजदूरों से बिना अतिरिक्त मूल्य लिए बिना नहीं चल सकती।
ये बताइए, 50 रुपये कच्चा माल लगा, 50 रुपये हम जो है इसको 250 रुपये मजदूरी दे दिए मजदूर को, तो पूंजीपति के पास क्या बचा? अब मान लीजिए कोई सामान खराब होगा तो कैसे बनेगा? फैक्ट्री का आधुनिकीकरण कैसे होगा? नई तकनीक कैसे आएगी? शोध अनुसंधान कैसे होगा? नंबर 2, एम.एन. राय के अनुसार कोई भी व्यवस्था मजदूरों से अतिरिक्त मूल्य लिए बिना, कोई भी व्यवस्था मजदूरों से अतिरिक्त मूल्य लिए बिना कार्य नहीं कर सकती, कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि आधारभूत संरचना के निर्माण, आधारभूत संरचना के निर्माण, शोध, आधुनिकीकरण आदि के लिए धन की आवश्यकता होती है। नंबर 3, तीसरी समस्या देखिए, मार्क्स का यह सिद्धांत कोई मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी एडम स्मिथ, रिकार्डो जैसे विचारकों ने इसका प्रतिपादन किया। इसका मतलब अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का ही विस्तार है, तो कैसे मौलिक सिद्धांत माना जाए? नंबर 3, यह सिद्धांत मौलिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता, क्योंकि मार्क्स के पहले एडम स्मिथ, रिकार्डो जैसे विचारकों ने इसका प्रतिपादन किया, इस तरह अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है, अर्थशास्त्रियों के श्रम सिद्धांत का विस्तार मात्र है। नंबर 4, जैसे कोई प्रश्न आता है, ऐसे समझिए कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक सामाजिक नारेबाजी है, तो आप पहले 4 लाइन सिद्धांत लिखेंगे, फिर समस्या लिखेंगे। समस्या लिखने से ही तो स्पष्ट होगा कि कोई आर्थिक सत्यता नहीं है, ये राजनीतिक जुमलेबाजी है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहते हैं सबको भोजन मिल रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई श्रमिक सड़क पर नहीं है, कोई श्रमिक रेलवे ट्रैक पर नहीं है, सरकार ने सब व्यवस्था बना दिया, सच्चाई अलग है ना। तो आर्थिक सत्य के स्थान पर राजनीतिक सामाजिक नारेबाजी है, तो पहले 4-5 लाइन सिद्धांत, फिर उसके बाद समस्या, फिर महत्व, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आया भी होगा, देखिएगा। तो इसमें जो है एक और लिखिए, मानसिक शक्ति की उपेक्षा की गई है, मानसिक शक्ति की उपेक्षा की गई है। वस्तुतः तकनीकी ज्ञान, व्यावसायिक कुशलता, वस्तुओं के निर्माण और बाजार के लिए महत्वपूर्ण होता है, वस्तुओं के निर्माण और बाजार के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब इसका महत्व चलिए, महत्व देखिए, पहला चीज, अब इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, पॉइंट में ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा महत्व।
आप लोग एग्जाम में पैरा चेंज करके उपरोक्त समस्याओं के बावजूद भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसका महत्व लिखिए, कोई बात नहीं, पॉइंट पे लिखिए। नंबर 1, पहला चीज पहले समझिए, मार्क्स द्वारा की जाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था में जो निहित शोषण है उसकी आलोचना करने का यह एक साधन है, यंत्र है। भले ही श्रमिक को संपूर्ण मूल्य नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इस सिद्धांत के माध्यम से पता चलता है कि श्रमिक को उसके योगदान की तुलना में कम मूल्य मिलता है। तो मार्क्स का यही तो उद्देश्य था, समझाना। आम व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि पूरे दिन आपने काम किया तो आपको ढंग से भोजन तो मिल नहीं पा रहा है, और जो आराम से घर में बैठे हुए हैं पूंजीपति, जो आराम से बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उनको सब जो है सुविधा प्राप्त हो रहा है। अब मजदूर जो 14 घंटे ड्यूटी कर रहा है उसको कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है, उसको भोजन तक नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए, ये कहां का न्याय है? नंबर 1, यह सिद्धांत मार्क्स द्वारा की जाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था में, यह सिद्धांत मार्क्स द्वारा की जाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था में निहित शोषण की आलोचना का प्रमुख साधन है। निहित शोषण की आलोचना का प्रमुख साधन है। इस सिद्धांत से मार्क्स बताना चाहता है कि श्रमिक को उसके योगदान की तुलना में कम मिलता है। श्रमिक को उसके योगदान की तुलना में कम मिलता है। नंबर 2, दूसरा महत्व समझिए। भाई सैद्धांतिक रूप से भले ही जो है त्रुटिपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक आधार पर मार्क्स इसी सिद्धांत के आधार पर जो है पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण को समझाने में सफल रहा कि उसको जो है उचित श्रम नहीं मिलता है। तो आप देखते हैं, नंबर 2 लिखिए, सैद्धांतिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी, सैद्धांतिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी, त्रुटिपूर्ण होने के बावजूद भी वैज्ञानिक आधार पर मार्क्स समझाने में सफल रहा कि पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण व्यवस्थित तरीके से होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण व्यवस्थित तरीके से होता है। और नंबर 3, इस सिद्धांत के माध्यम से पूंजीवाद के, इस सिद्धांत के माध्यम से पूंजीवाद के घृणित मतलब नकारात्मक, पूंजीवाद के घृणित आब्लिक नकारात्मक स्वरूप को दिखाने में सफल रहा। नकारात्मक स्वरूप को दिखाने में सफल रहा। जैसे साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर, साधन संपन्न वर्ग सदैव ही साधनहीन वर्ग के श्रम पर, साधनहीन वर्ग के श्रम पर जीवित रहता है। आज ये बताइए, कर्नाटक से तमाम जगहों से मजदूर जो है अपना यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब जा रहे हैं सब लोग। तो अभी तो पूंजीपति नहीं सोच रहा है, उसको लगता है कि हमको सैलरी देना पड़ेगा। लेकिन ये सोचिए
कि वो मजदूर जो जा रहा है 1000 किलोमीटर पैदल चलकर, वो दोबारा फिर क्या आएगा? आप पूंजीपति पंजाब, हरियाणा, तमाम राज्यों में देखिए श्रमिकों की कमी हो गई, फसल कटाई में इतना दिक्कत हुआ, तो जो पूंजीपति है वो कितना फैक्ट्री में काम कर पाएगा? अंततः उत्पादन प्रभावित होगा। लेकिन अभी तात्कालिक स्वार्थ के लिए हम लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं जो देश की विकास दर को बाधित करेगा। पूंजीपति का भी अंततः नुकसान ही होना है। तो आप देख रहे हैं ये सब जो हम लोग सोच बना पा रहे हैं, ये मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य के आधार पर ही बना पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा महत्व यही है कि पूंजीवादी व्यवस्था में जो शोषण है, उस शोषण को एक वैज्ञानिक तरीके से समझाने में मार्क्स सफल रहा। ठीक है, अब हम लोग कल इसके आगे करेंगे।